हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर 2 M2R 5.1 का, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर में इंटरनेट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आप लोगों ने सभी कभी ना कभी इसके बारे में देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये क्या करता है, इसे क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज आल्सो नोन एज वेब। डब्ल्यू को हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग जब भी वेब के बारे में सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ये एक वेबसाइट के बारे में। नहीं, एक्चुअली वेब और साइट तो अलग अलग वर्ड होते हैं। वेब का मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें या इंटरनेट पर पड़ी हुई चीजें होती हैं, या कह लेते हैं कि पूरी दुनिया जिस एक कनेक्शन से कनेक्ट है उसे हम लोग वेब बोल देते हैं। तो चलिए इसमें आगे भी देख लेते हैं हम लोग। वेब डिज़ाइन क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में पूरा देख लेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि वेबसाइट जो डब्ल्यू है ये क्या है। तो देख लेते हैं यहाँ पे फिर से। कह रहा है इज अ कलेक्शन ऑफ websites or web pages stored in web servers and connected to local computers। अब देखिए वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप लोग सर्च इंजन की यानी गूगल पर आप लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो उस सर्च इंजन पे आप जो भी नाम डालते हैं उससे जुड़े हुए जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो सभी एक वेबसाइट्स ही हैं। अब वेबसाइट्स होती क्या हैं, वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं जो कि वेब सर्वर्स पर अपलोड होती हैं। अब मैं मान ले एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे आप जाते हैं गूगल पे और वहाँ पे सर्च करते हैं google.com या youtube.com, तो इन सभी के सर्वर्स बने हुए हैं जिनसे ये जब आप सर्च करेंगे तो ये आपकी क्वेरी उनके सर्वर पे पहुंचेगी और आपने जो सर्च करा होगा उससे मिलता जुलता या वही सटीक आंसर आपको आपके सिस्टम पे या स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इसमें आप आगे जैसे देख लीजिए, कह रहा है कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट, कि ये जो आप डब्ल्यू है ये आपके कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू लोकली कनेक्ट करता है, यानी एक से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। इसीलिए हम वर्ल्ड वाइड चीज़ों को अपने घर पे रह के इंटरनेट की मदद से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए आगे भी जैसा कह रहा है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ set of program stand to allow a user to access web pages governed by the protocol। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो यूजर को वेब पेजेस एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। फिर कह रहा है वेयर यू कैन क्रिएट और एक्सेस योर वेबसाइट कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो, जहां पर जाकर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी वेबसाइट के टेक्स्ट को, उसकी इमेजेस को, ग्राफिक्स को, उसके ऑडियो को और उसके वीडियो को अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है फॉर एक्सेसिंग फाइल्स और क्रिएटिंग न्यू फाइल्स और डिस्प्ले इज ऑन वेब थ्रू हाइपरलिंक सपोर्टेड बाय एचटीटीपी प्रोटोकॉल। जितने भी आप फाइल्स एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको एक हाइपरलिंक की जैसे दिख जाएंगे। तो जैसे मैं आपको मान लेता हूं, अभी मैं यहाँ पे किसी भी और वेबसाइट्स पे जाता हूँ। जैसे मैंने अभी गूगल खोलने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया यूट्यूब। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करूंगा
तो देखिए अभी मेरे में तो इंटरनेट नहीं है, हालांकि फिलहाल जैसे ही आप इंटरनेट सर्च करेंगे, इंटरनेट पे यूट्यूब के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिख जाएगा, इस तरीके का कुछ ये एड्रेस दिख जाएगा आपको। ये होता है हमारा यूआरएल। और इसी में जब आप सर्च कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है www। अब हम लोग ये किस सर्वर पे सर्च कर रहे हैं, तो ये सर्वर गूगल का सर्वर हो गया। और www क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि गूगल एक वर्ल्ड वाइड सर्वर है, जिस पर जो व्यक्ति इंडिया में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, वो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो चलिए हम लोग अब फिर से अपने आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि वेब थ्रू हाइपर लिंक सपोर्टेड बाय प्रोटोकॉल। अब ये जितने भी आप लिंक जब सर्च करेंगे किसी सर्च इंजन पे, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक हाइपर लिंक के फॉर्म में मिलेंगे। अब हाइपर लिंक क्या होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार आपको फिर से। तो जैसा कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, हाइपर लिंक आपने कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ भी सर्च किया होगा, गूगल पे ही मान लेते हैं, आपने गूगल पे जो कुछ भी सर्च किया होगा वो आपको इजीली दिख जाएगा। कैसे? ब्लू कलर में लिखा होता है टेक्स्ट। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे क्या होगा। बस एक सेकंड का वक्त। तो देखिए हम लोग फिर से आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, आपने देखिए अब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सर्च इंजन बोला जाता है इसको। इस पे हम जिस भी टेक्स्ट को लिखेंगे या जिस किसी भी चीज के बारे में जानना चाहेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कुछ ब्लू कलर के टेक्स्ट आ गए, जैसे आप स्पेस होल्ड करेंगे जाके ये अंडरलाइन हो जाते हैं और अभी ब्लू कलर के दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं इन्हीं को हाइपर लिंक बोला जाता है। ये हाइपर लिंक की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे ही किसी भी हाइपर लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर रखा हुआ डेटा आपको शो होने लगता है। अब ये किस वजह से शो हो रहा है, तो ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे www के साथ में HTTP प्रोटोकॉल का यूज करा है। अब देख लीजिए आप कहाँ पे, यहाँ एग्जैक्ट आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ ये दे रखी है, यहाँ पे लिख रखा है HTTPS। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको इंटरनेट पर किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट से जुड़ने में हेल्प करता है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म हम लोगों के पास में, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे भी देख लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि www और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए www और इंटरनेट में डिफरेंस भी देख लेते हैं, हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है ये। तो यहां से देख लेते हैं, कह रहा है सम पीपल यूज द सेम टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजली। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग www और इंटरनेट को सेम वे में समझ लेते हैं। अब ये सेम वे में समझने वाला है या नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में चलिए बता देता हूँ। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब शब्दों का यूज परस्पर कर देते हैं। अब परस्पर तो देखिए शब्दों का यूज कर देते हैं पर वो सही नहीं रहता है, ये सही नहीं रहता है। पर उन्हें लगता है, जैसे आप लोग, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं उन्हें बता दूं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों सेम चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पर सेम नहीं है। उन्हें लगता है कि वे एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट से पूरी तरह से अलग है, www जो है वो आपका इंटरनेट से पूरी तरह से अलग है। यह कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि जैसे उपकरणों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। www जो है ये आपका एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जिसके थ्रू आप अपना डेटा उस पर भेजते हैं या उसके थ्रू आप डेटा लेते हैं। और डेटा लेने और भेजने की बात तभी हो सकती है जब आप किसी दूसरे डिवाइस से या सर्वर से कनेक्ट हों। तो जब तक आप किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक कि आपको डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। पर ये जो डेटा एक्सेस करने का काम है ये सिर्फ और सिर्फ www ही करता है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब।
चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने और उनके साथ ऑनलाइन चैट करने में सक्षम बनाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसा कह रहा है, अगर आपको ईमेल भेजना है या ऑनलाइन चैट करना है, तो ऑनलाइन चैट का एक एग्जांपल ले लेते हैं या ईमेल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो वो ईमेल आपको इंटरनेट के थ्रू ही जाएगी, पर इंटरनेट के थ्रू आप एक दूसरे के सिस्टम से कनेक्ट तो नहीं है। उस एक दूसरे के सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए आपको, या किसी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको www की आवश्यकता होगी। और www ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दुनिया के किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसा आप इसके नाम से ही पता चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? अब वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड मतलब कि जो पूरे संसार में फैली हो। अगर पूरे संसार में फैली नहीं होगी, तो इंडिया का एक व्यक्ति किसी दूसरे देश से किसी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। या ऐसे मान लीजिए, जैसे इंडिया की कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो अमेरिका में बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है। तो जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट होने का मेन रोल करता है, वो है आपका www। और उसे लाने और ले जाने के लिए जो काम करते हैं, वो हैं आपके प्रोटोकॉल्स। और ये प्रोटोकॉल्स चलते किसकी वजह से हैं? मतलब इनके ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या है? वो है इंटरनेट। अब देख लीजिए, इंटरनेट और www ये एकदम अलग अलग चीजें हो गई। तो जो इंटरनेट है वो आपका ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, और www है, ये आपका ऐसे समझ लीजिए कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो गई। और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि पड़ती ही पड़ती है। कभी भी आप किसी भी सर्वर को, अगर किसी भी वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो आप सभी को आप देखने में मिलेगा कि उस वेबसाइट के नीचे उसका पूरा एड्रेस दे रखा होता है, जैसे HTTPS। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे उसके वेबसाइट्स को ऑन ऑन करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ google.com। पर क्या असल मायने में ये google.com एड्रेस होगा गूगल की वेबसाइट का? नहीं। तो इसका एक्चुअल वेबसाइट क्या है, हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है https://www.google.com। तो जो ये आपका HTTPS हो गया, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। www आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, जिससे आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और जो इंटरनेट है, तभी आप इस वेबसाइट को खोल पा रहे हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, एच टी टी पी हमारा प्रोटोकॉल हो गया, और www हमारी एक कनेक्टिविटी हो गई। इस तरीके से समझ लीजिए यार। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन जब आप अपने जानकारी के लिए google.com जैसी वेबसाइट खोलते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, जो मैं अभी बात बता रहा था, एग्जैक्ट वही बात आ गई। अब यहाँ कह रहा है इंटरनेट सर्वर का एक नेटवर्क है, मतलब कि इंटरनेट पर कई सारे सर्वर बने हुए हैं। कई सारे सर्वर बने हुए हैं, चाहे वो गूगल का हो जाए, यूट्यूब का हो जाए, व्हाट्सएप का हो जाए, फेसबुक का, इंस्टा का हो जाए, या आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं हो सकता है उसी का हो जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज का सर्वर हो सकता है। अब आप एक ब्राउजर का उपयोग करके अपने कंप्यूटर से एक वेब पेज का अनुरोध करते हैं, और सर्वर उस पेज को आपके ब्राउजर तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे ब्राउजर और ब्राउज का मतलब समझ लेते हैं। अब देखिए, पहले बात तो ब्राउजर क्या होता है तो आपको बता दूं। तो ब्राउजर जो है, ये आपके कई सारे ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर जिनसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। और वो ब्राउजर जैसे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो अभी आप लोगों ने
देखा, एक तो जो सभी कॉमन, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, सभी लोग के, सभी के फ़ोन में या सिस्टम्स में होता ही होता है। तो जो पहला ब्राउज़र है, तो मैं उसका नाम आपको दिखाई दे रहा हूँ। जैसे कि उस ब्राउज़र का नाम है क्रोम। ठीक है, तो क्रोम तो देख लिया आप लोगों ने, उस ब्राउज़र का नाम क्रोम हो गया। तो चलिए यहाँ पे और भी एक चीज़ देख लेते हैं, और कौन से ब्राउज़र होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ब्राउज़र्स के नाम लिखे दे रहा हूँ। एक तो आपका हो गया क्रोम, ठीक है। दूसरा आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। और आपका तीसरा हो गया सफारी। चौथा आपका देख लेते हैं, एप्पल का होता है एक, या उसे मैक ओएस भी बोल देते हैं। चलिए मैक रहने देते हैं अभी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये जो आपके हो गए, ये आपके हो गए कुछ वेब ब्राउजर्स, जिनके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी इमेज भी दिखा देता हूँ। असल मायने में वेब ब्राउजर्स, आप लोगों ने, कई लोगों ने इसमें वेब ब्राउजर्स नहीं देखे होंगे, जैसे सफारी वगैरह हो गए। तो मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ वेब ब्राउजर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और मैं इनकी फोटोज आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये आपका हो गया इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये और इजी रहेगा। आपका एक हो गया मोजिला फायरफॉक्स। जो जो पुराने लोग हैं उन्होंने इस वाले ब्राउजर को देखा ही होगा, और इस वाले को तो सभी लोग जानते हैं, गूगल क्रोम। इससे क्या करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। इन सभी का काम वही है जो इस क्रोम का काम है, सभी वही करते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक और लिखा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी और ओपेरा। ये सभी आपके वेब ब्राउजर्स हैं। अब सभी लोग वेब ब्राउजर के बारे में जानते हैं। एक और वेब ब्राउजर है जो अब तो इंडिया में बैन हो गया है, पर पहले काफी चर्चा में था, जो है यूसी ब्राउजर। उस पे भी हम लोग वेबसाइट्स को ओपन करते थे। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एज आया है उसका कुछ लोगो इस टाइप का है। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक, तो चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउजर्स के नाम बता दिए, ब्राउजर पे क्या होता है ये बता दिया। अब देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ डब्ल्यू 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 का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब या डब्ल्यू डब्ल्यू या वेब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है। मतलब कि जो आप इंटरनेट के माध्यम से या डब्ल्यू डब्ल्यू के माध्यम से किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वो एक हाइपर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भी। अगर है यह संगठनों के मध्य दस्तावेजों को साझा करने के लिए एक माध्यम है, लेकिन समय बीतने के साथ यह विकसित हुआ। अब आपको बता दें, जैसे चीज किसी भी डिजिटल चीज को आप लेते हैं, कोई भी ऐप हो, किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो उसमें समय समय पर देखिए अपडेट आता रहता है। ठीक उसी तरीके से इसका भी विकास हुआ। पहले वेब वन बना जो स्टैटिक था, मतलब इस पे ना तो कुछ अपलोड कर सकते थे और ना ही कुछ और अलग से ऐड कर सकते थे। अब देखिए जो यहाँ पे लिख रहा है, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेब वन, ये सबसे पहले बना। अब इसकी खासियत क्या थी, कमियां क्या थी, तो चलिए वो देख लेते हैं हम। तो इसकी जो खासियत और कमियां हैं वो ये थी कि ये स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर क्या, अब मान ले देख लिए, जैसे अभी आप लोग किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी करते हैं तो आपको गूगल तुरंत जवाब दे देता है। ठीक है, पर जब वेब बना तो ये स्टैटिक था। स्टैटिक का मतलब हो गया कि ये स्थिर था, इस पे किसी भी तरह की जानकारी को हम अपनी तरफ से अपलोड नहीं कर सकते थे। देख सकते थे पर अपनी तरफ से अपलोड नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद वेब 1.2 आया, 1.5 आया। ठीक, इसमें ट्रांजैक्शंस वेब होने लगी। ट्रांजैक्शंस का मतलब वेब को एक दूसरे को शेयर करा जाने लगा।
फिर वेब 2 आया, जो जिसमें वेबसाइट्स को सोशलाइज कर दिया गया। सोशल का मतलब सामाजिक लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी यूज हो गई। फिर ये जो वेब हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे ही चलती थी, कंप्यूटर पे चलने के लिए इनका कोई मतलब ही, हाँ, कंप्यूटर पे चलने के लिए इनका कोई मतलब ही नहीं था। फिर जब वेब पॉइंट 25 आया तो इनको मोबाइल के लिए एक्सेस मिल गया। जैसे ही वेब पॉइंट 2 वर्जन आया, वेब डब्ल्यू का 2.5 वर्जन आया, तो ये मोबाइल्स के लिए एक्सेस हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी तरीके से वेब 3। वेब 3 क्या है? ये सिमेंटिक वेब है। सिमेंटिक वेब का मतलब होता है कि हर एक सिस्टम पे चल जाए, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, फोन हो, टैब हो, या कोई और डिवाइस हो। अब तो वॉच में भी क्रोम आने लगा है, तो वॉच में भी हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग का मतलब कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्राउजर चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग का जो डेटा है। फिर है यहाँ पे कि वेब ब्राउजिंग क्या है? तो चलिए वेब ब्राउजिंग के बारे में देख लेते हैं। वेब ब्राउजिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग कह रहा है कि वेब ब्राउजिंग इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस वेब कंटेंट्स। अब वेब कंटेंट क्या होता है? ब्राउजिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी ब्राउजर पे, ब्राउजर की यानी कि आपका क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या सफारी, इन किसी भी ब्राउजर पे जाके किसी भी वेबसाइट को या किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को सर्च करना या किसी भी तरह की जानकारी को लेना ही वेब ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वेब ब्राउजिंग इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू एक्सेस वेब कंटेंट्स, जो कि वेब कंटेंट यानी वेब डेटा को, ऑनलाइन डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करा जाता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड एट द क्लाइंट साइड। अब ये सॉफ्टवेयर यूज किसके द्वारा करा जाता है? तो क्लाइंट साइड के द्वारा। क्लाइंट साइड में मैं आपको बता दूं कि अभी आपके इसी M2R 5.1 में आगे भी है, पर चलिए आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। क्लाइंट साइड का मतलब होता है जो यूजर है, जो यूज कर रहा है। अब यूजर कौन हुआ? तो देख चलिए, अब यूजर कौन हुआ? हम ही लोग हुए। जैसे मैंने अभी आपको वो क्रोम खोल के दिखाया, तो मैंने क्रोम को यूज किया, तो मैं यूजर हो गया, या क्लाइंट साइड बोल लीजिए। ठीक है, आप किसी उस पे गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके या किसी सर्च इंजन पे जाके कुछ सर्च करते हैं, आप क्लाइंट हुए, तो उसे हम लोग क्लाइंट साइड बोल देते हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। दिस कंटेन्स वेरियस टूल्स विच आर यूज टू नेविगेट द वेब कंटेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो वेब कंटेंट को नेविगेट करते हैं। अब वेब कंटेंट क्या है? वेब कंटेंट का मतलब, जैसे मैंने गूगल के बारे में सर्च किया था या यूट्यूब के बारे में सर्च किया था, तो यूट्यूब की सारी जानकारी आ गई थी, तो उसके बारे में वो नेविगेट कर रहा है हमको। नेविगेट का मतलब होता है कि वो रास्ता दिखा रहा है, वो हमको बता रहा है कि इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, कैसे जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है वी नीड टू टाइप एड्रेस ऑफ वेबसाइट एट द एड्रेस बार इन द वेब ब्राउजर एंड दिस विल लेट यू रीच टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। अब ये कह रहा है कि आप इस पे ब्राउजिंग कैसे करेंगे। तो आपको एड्रेस बार में, एड्रेस बार क्या होता है, चलिए इसको भी दिखा देता हूँ। एड्रेस बार क्या होता है, तो ठीक है, इसको जरा कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपका हो गया, देखिए अभी यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि टाइप अ यूआरएल। यूआरएल आपने देखा, वहां पे भी हमारे भी अभी पीडीएफ पे लिखा हुआ था, हमारे भी कंटेंट पे लिखा हुआ था, कह रहा था वी नीड टू टाइप द एड्रेस। एड्रेस या यूआरएल, यूआरएल होता है किसी भी वेबसाइट का एक नाम, किसी भी वेबसाइट का एक नाम, एड्रेस, उसे एड्रेस बार पर सर्च करेंगे, या यूआरएल बार भी बोल देते हैं। तो जो आपका यूआरएल हो गया, वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। जैसे यूआरएल हो गया यूट्यूब, ये हमारा यूआरएल हो गया, और इसको जहां पे लिखा है ये हो गया यूआरएल बार। या देखिए यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही है। ठीक, ये हमारा हो गया यूआरएल बार, जहां पे हम लोग लिख रहे हैं, या एड्रेस बार कह लीजिए इसको, यूआरएल बार भी बोल लेते हैं, एड्रेस बार भी बोल लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पे यूआरएल टाइप कर देते हैं, वहां पे भी टाइप कर चुके हैं, यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं
फिर से youtube.com। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यूट्यूब खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप ये सभी लोग समझ गए होंगे यूआरएल क्या होता है और यूआरएल बार क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आगे हम लोग अब बात कर लेंगे वेबसाइट्स की। वेबसाइट क्या होता है। अब आपका जो सेकंड पेपर है वो एग्जैक्ट अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया है जी। तो चलिए हम लोग फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर डेटा इंक्लूडिंग ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट, video, multimedia, and interactive content that runs while the user is interacting with the web page। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर पर हो, इंटरनेट पर हो और कंप्यूटर पर हमें दिखे, जिसमें कुछ ग्राफिक्स भी हो, ठीक है, कुछ साउंड भी हो, कोई साउंड भी हो उसमें, टेक्स्ट भी हो और वीडियो भी हो और मल्टीमीडिया जैसे आदि कई सारी चीजें हो। ठीक, तो इसे हम लोग वेबसाइट कह देते हैं अगर सिंपल मायने में कहा जाए आपको। ठीक, तो वेबसाइट एक वेबसाइट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें कुछ आगे से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ईच वेबसाइट हैज इट्स ओन unique address which let a user to access web page through client side application known as web browsers। कि एक ऐसा पेज जो यूजर के साथ इंटरेक्ट होकर पेज को ओपन करता है। ठीक, अब यूजर के साथ इंटरेक्ट करके क्या, अब हर एक वेबसाइट का एक सेम नेम तो होता नहीं है। आप लोग वेबसाइट के बारे में तो जानते हो, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। वह हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक नेम होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया था youtube.com और google.com। आप अगर किसी भी एक यूनिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं, किसी एक अलग चीज को, हर एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग एड्रेस देना होगा, जिसके लिए बाकायदा आपको यूआरएल प्रोवाइड कराया गया है। चलिए इसमें देखिए नीचे दे रहा है, कह रहा है वी इंटर द वेबसाइट एड्रेस इन ब्राउजर यूआरएल बार एंड एक्सेस द वेबसाइट। हम उसी जो अभी आप मैंने बताया कि यूआरएल बार कहाँ पे होता है, उस पे वेबसाइट्स को कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ यूआरएल बार पे जाके उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक एड्रेस दे रखा है, हेयर्स एन ऑफ अ वेबसाइट लाइक http://t-balaji.in। अब टी बालाजी नाम की एक वेबसाइट होगी कोई, ठीक है, उस पे यहाँ अब जाने के बताया गया। तो देखिए यहाँ पे HTTPS के बारे में देख रखा है। एस टी टी पी भी होता है और HTTPS भी होता है। हालांकि आजकल जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो HTTPS पर ही आ रही हैं। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो इसमें ये एस लिखा होता है HTTP के आगे, इसका मतलब होता है आपका सिक्योर। ठीक है, जब पहले की वेबसाइट्स में ये लिख के नहीं आता था। ठीक, अब जब से ये हो गया है तब से सिक्योरिटी आपके सिस्टम्स की बढ़ गई है। वरना वेबसाइट्स के जैसे आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते, आपका हार्ड डिस्क या किसी और समस्या का शिकार हो सकते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं। वेब पोर्टल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है वेब पोर्टल्स। तो यहाँ पे वेब पोर्टल्स कह रहा है कि वेब पोर्टल्स आर वेबसाइट विच कंटेन अ सर्टेन डेटा। वेब पोर्टल्स आर websites which contain a certain data or information as well as link to other websites to avail related data or information।
चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लोगों पे आ जाएंगे। कह रहा है वेब पोर्टल वो वेबसाइट होती हैं जो किसी विशेष डेटा या इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ अन्य वेबसाइट के लिंक को भी शामिल करती हैं। अब ये क्या है, तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, तो वेब पोर्टल्स कह रहा है कि वेब पोर्टल्स एक ये भी एक वेबसाइट ही है। अब ये ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके वेबसाइट के साथ साथ में उसके अंदर कुछ और वेबसाइट को रखे होती हैं। ऐसे समझ लीजिए एक वेबसाइट के अंदर एक नई वेबसाइट, ठीक, जो आपकी सूचनाओं से संबंधित होती हैं। अब जैसे मान लिया आपने सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट को ओपन करा। ठीक, अब उस सरकारी रिजल्ट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको और भी पोर्टल तो दिखेंगे, और भी वेबसाइट्स तो दिखेंगी। ठीक, तो जो सरकारी रिजल्ट नाम की मेन वेबसाइट है वो आपका हो गया पोर्टल। कैसे देख लेते हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, एक आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सरकारी रिजल्ट। ठीक, तो ये जो सरकारी रिजल्ट हो गई ये आपका मेन पोर्टल हो गया है। तो ये भी वेबसाइट ही, पर इसे पोर्टल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर और भी कई सारी वेबसाइट्स इंक्लूड हैं। एक मेन वेबसाइट जिसके अंदर और भी वेबसाइट्स इंक्लूड हैं उसे हम लोग वेब पोर्टल बोल देते हैं। ये सरकारी रिजल्ट का पोर्टल है, इस पे गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आती हैं उसका पोर्टल है। अब वो गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखिए ये तो एक हमारी मेन वेबसाइट हो गई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है https://www.sarkarijalt.com। अब इसके अंदर जो और वेबसाइट्स आ गई वो आ गई, जैसे लेटेस्ट जॉब की, एडमिट कार्ड निकालने की, आंसर की निकालने की, या रिक्वायरमेंट रिजल्ट की। तो हम अगर लोग लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देते हैं तो अभी जो एग्जैक्ट जॉब्स आई होंगी उनके बारे में आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब आप लोग देख लीजिए, ये एक अलग वेबसाइट हो गई। ठीक, वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट को कनेक्ट करना, या सॉरी कनेक्ट करना तो नहीं, वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट होना ही वेब पोर्टल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या है इसका सिस्टम। तो आगे ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वेब पोर्टल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर कई और सारी वेबसाइट्स हों तो उसे वेब पोर्टल बोल देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे सरकारी रिजल्ट .com नाम का एक वेब पोर्टल दिखाया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ वेब पोर्टल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट लिख देता हूँ। बस मुझे एक सेकंड दीजिए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये सरकारी रिजल्ट .com ये आपका हो गया एक वेब पोर्टल। अब इसके अंदर कई सारी वेबसाइट्स भी होंगी। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होते हैं? अब वेब एड्रेस तो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे आप लोग अभी ऊपर पढ़े। अब देख लीजिए, ये जो आप लोगों ने सरकारी रिजल्ट नाम का एड्रेस ये दिया है ना, ठीक है, ये है तो एक एड्रेस ही। वही एड्रेस जो हमको किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचाए उसे वेबसाइट कह लीजिए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को बनाएंगे तो उसका एक नेम देंगे ना, उसका नेम ही वेब एड्रेस कह देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेब एड्रेस, ठीक है, वेब एड्रेस इज अ यूनिक नेम following by the domain name is used to access a certain website to avail related information। इसका मतलब है कि वेबसाइट एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें एक मेन डोमेन नेम होता है। ठीक, डोमेन नेम की बात हम लोग का, चलिए अब डोमेन नेम आ ही गया है तो डोमेन नेम की बात कर लेंगे। भी पहले इसको देख लेते हैं। डोमेन नेम होता है जिसके द्वारा उस वेबसाइट को एक्सेस करा जाता है।
अब मान लेते हैं आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को लिखा, ठीक। अब जैसे हाँ आप लोग किसी भी चीज की वेबसाइट बना रहे हैं, मान लेते हैं आप लोग बना रहे हैं एजुकेशन के पर्पज से ही बना रहे हैं, ठीक। तो उस पे आप एजुकेशन के पर्पज से बना रहे हैं, या आपका एप्लीकेशन जो बनी हुई है जिससे पढ़ रहे हैं आप, तो ये भी एक तरह की वेबसाइट ही तो है। इसका भी तो वेब एड्रेस होगा। वेब एड्रेस मतलब उस वेबसाइट का नाम। अब वेबसाइट का नाम जो भी है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी सरकारी रिजल्ट बताया, तो ये जो सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है यही हो जाता है आपका वेब एड्रेस, ठीक। यही आपका हो गया वेब एड्रेस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल करके दिखाई दे रहा हूँ, हो सकता है आपको उसे समझ में आ जाए, और हो समझ में ही आ जाएगा। हाँ, तो जैसे देखिए, मैंने जब सरकारी रिजल्ट वहां पे लिखा था, आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने सरकारी रिजल्ट यहाँ पे लिखा, ठीक। ये एक वेबसाइट डाली, हाँ एक वेबसाइट तो डाली, बिल्कुल डाली, पर इसका एक एग्जैक्ट वेब एड्रेस होगा। वो वेब एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, ये लिखा हुआ है https://www.sarkariresult.com। ये पूरा हो गया वेब एड्रेस। अभी मैंने इसकी आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया था, जैसे www के बारे में बताया था क्या होता है, https के बारे में बताया था क्या होता है, ठीक है। अब ये इस पूरे को हम लोग बोल देंगे, इसे वेब एड्रेस बोल दीजिए या यूआरएल बोल दीजिए, लगभग सेम चीज है, ठीक। और जो डोमेन नेम की बात कही गई थी वो होता है एक्चुअल आपकी वेबसाइट का नेम, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम दे रखा है वो है सरकारी रिजल्ट। ये जो सरकारी रिजल्ट है ये आपका डोमेन नेम है, ठीक। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ये आपका पूरा डोमेन नेम है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग अपने उस पर डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल यूज्ड, उपयोग किए गए यूआरएल के एलिमेंट। यूआरएल में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। नंबर एक, प्रोटोकॉल। आपको यहाँ आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल, ठीक। अब मैंने आपको आपकी अभी जब सरकारी रिजल्ट वाला वेबसाइट खोल के दिखाई थी तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिख रहा होगा, HT, ठीक है, पी। तो ये आपका एक हो गया यूआरएल, वो प्रोटोकॉल। अब एक जो वेबसाइट है वो क्या क्या करती है, क्या क्या कंटेन करती है, तो पहला तो प्रोटोकॉल करती है कंटेन, फिर दूसरा उसमें वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर पर अपलोड करी जाती है, फिर उसमें डोमेन नेम होता है, ठीक है। डोमेन नेम मैंने बताया, डोमेन नेम क्या होगा, जैसे आपका हो गया ये सरकारी रिजल्ट, जो उस वेबसाइट का नाम होगा वही उसका डोमेन नेम होता है, ठीक है। सरकारी रिजल्ट आप लोग ये जान गए होंगे जो भी लिखा था वहां पे, ठीक। वेब सर्वर भी बता दिया मैंने। वेब सर्वर आप वो किस वेबसाइट पे, वो किस सर्वर पे या किसके द्वारा बनाई गई है। अगर गूगल की कोई वेबसाइट है तो वो गूगल के सर्वर पे खुलेगी, यूट्यूब की कोई वेबसाइट है तो यूट्यूब के सर्वर पे खुलेगी, या व्हाट्सएप की वेबसाइट है तो व्हाट्सएप के सर्वर पे खुलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्हाट्सएप सिर्फ ऐप से नहीं चलता है, उसको हम लोग वेबसाइट से भी चला सकते हैं, जिसे व्हाट्सएप वेब के नाम से बोलते हैं। जो लोग यूज कर रहे होंगे वो मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा, मैंने सरकारी रिजल्ट सर्च करा था, तो ये एक सरकार सरकार की एक बनाई हुई वेबसाइट है जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वर पर अपलोड है। अब हम लोग गवर्नमेंट सर्वर पर जाकर उसमें जो वैकेंसियां निकली हैं उसको सर्च करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। चलिए प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स पिछली भी क्लास में पढ़ रखे हैं और इस भी क्लास में नोट कर ले देख लेते हैं क्या है प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल एक तरह के नियम होते हैं जो कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोग्राम करे जाते हैं या बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लिया आपको अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे
के सर्वर से कुछ डेटा एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक मेन प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका है HTTP। मैंने इसका आपको फुल फॉर्म बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, HTTP की ज़रूरत होगी। अगर HTTP नहीं है तो आपको वो सर्वर एक्सेस नहीं देगा, वो आपको अनऑथराइज्ड समझेगा। ठीक है, आपका सिस्टम आपको वार्निंग देगा। और दूसरी बात, अगर सिस्टम आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो डेटा को नेटवर्क इंटरनेट से अपने सिस्टम में लाने के लिए और अपने सिस्टम से या अपने फ़ोन से उस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि कुछ कम्युनिकेशन के रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे कि आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने के कुछ नियम होते हैं ना, कि रोड के किनारे चलना चाहिए, किस साइड में चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट पर चल रहे हैं तो इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटा को अपलोड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स ही होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था कि जो हमारे सिस्टम में प्रोटोकॉल्स जो हमारे सिस्टम में डेटा को लाने ले जाने का काम करते हैं वो हैं TCP और IP। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो आइए इसमें आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन अदर वर्ड the protocol tells your browser how to communicate. In other word, the protocol tells your browser, ठीक है, कम्युनिकेट विद सर्वर्स इन अदर टू सेंड एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये शब्द हैं, ये आपके ये जो शब्द हैं ये प्रोटोकॉल का यूज करके आपको बताते हैं कि आप किसी दूसरे सर्वर के साथ में कैसे कुछ भी भेज कर या वहां से लेकर बातचीत कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को भेजकर या वहाँ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके, रिट्रीव का मतलब होता है गेट करके, किसी भी चीज को पाना, किसी भी चीज को सर्च करना, रिट्रीव करके आप वहां से कैसे उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको उसकी अलाउ पर देता है, अलाउ करता है आपको। तो चलिए देखिए, अभी मैं आपको TCP की बात कर रहा था, अब यहाँ पे एक और आ गया प्रोटोकॉल जो कि हमारा है IP, ओ सॉरी FTP। अब देखिए, जब भी कभी आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जब भी आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या मान लिया फेसबुक पर या इंस्टा पर कोई फाइल अपलोड करते हैं, फाइल का मतलब फोटो हो जाएगी, नहीं फोटो होगी तो किसी टाइप का डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, इंस्टा पे मान लीजिए, या आप एक और अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, आप कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, ठीक, तो उस पे आप पहले तो वहां से डेटा लेते हैं, देखते हैं ना कि भाई किस चीज की वैकेंसी है, कैसे फिल करना है, क्या क्या मांग उसमें एलिजिबिलिटी मांग रहा है। ठीक, तो वो तो डेटा आपको मिला, फिर आपको उस फॉर्म में फिल करके उस एप्लीकेशन उस वेबसाइट के पे आपको भेजना भी होता है, मतलब अपलोड भी करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP is standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and server on computer network। ठीक, चलिए आइए इसके बारे में समझ लेते हैं और अच्छे से। कह रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, मतलब कि एक मानक नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है। ठीक, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि ये प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। कि एक कंप्यूटर, ठीक,
एक कंप्यूटर यूजर और एक सर्वर के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क पर। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का यूज करता है। एक अच्छा सा आपको इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक, बहुत अच्छा सा, जो कि है फेसबुक। ये कुछ फेसबुक का इस तरीके से साइन होता है, ये हो गया हमारा फेसबुक। या इंस्टा, अब इंस्टा को तो बन नहीं पाएगा, उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, इंस्टा, इंस्टा फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, तो इंस्टा और फेसबुक पे किसी भी फोटो को अपलोड करने के लिए इस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग फोटो अपलोड करे होंगे इंस्टा पे और फेसबुक पे, पर कोई ध्यान नहीं दिया होगा ये काम कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। आप उस पे तभी फाइल अपलोड कर पाएंगे, ठीक है, जब आपका ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नीचे भी देख लेते हैं थोड़ा। फिर है एक गोफर या गोफर, इसे हम लोग टीसीपी और आईपी भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए गोफर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसके भी बारे में। एक अच्छा सा ये प्रोटोकॉल है, ठीक, प्रोटोकॉल है, क्या करता है, हालांकि हम लोग टीसीपी और आईपी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, गोफर के बारे में। गोफर क्या है? गोफर के अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा वही टी, ठीक, सी और पी, टीसीपी, ये दो आ जाते हैं। ठीक, और एक आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इनके बारे में फिर से। ठीक है, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे और आपकी क्लास को प्रॉपर चलाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैं पीडीएफ, जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है, ठीक, आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है गोफर प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है। द गोफर प्रोटोकॉल is a communication protocol designed for distributing, searching, and retrieving documents in इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स, जो कि बना है किसी भी डॉक्यूमेंट को बांटने के लिए, ढूंढने के लिए, या उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, या उसे रिट्रीव का मतलब दोबारा प्राप्त करने के लिए, दोबारा लेने के लिए। ठीक, इट ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स इन मेन्यू स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट फाइल को एक व्यवस्थित ढंग में, स्टेप वाइज, या इसे कह लें मेन्यू संरचना में, ठीक है, मेन्यू संरचना में व्यवस्थित करता है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे, जो हम लोग का फिर आ जाता है ये हाइपर टेक्स्ट। इसके बारे में देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये आपका है, कह रहा है व्हेन यू इंटर HTTP in your address bar in front of domain। डोमेन में मैंने बताया आपको क्या होता है। इट टेल्स द ब्राउजर, ये ब्राउजर को बताता है टू कनेक्ट ओवर HTTP, कि HTTP के माध्यम से कनेक्ट हो। HTTP यूज, अब देखिए ये जो HTTP है ये दो प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे दे रखा है HTTP यूज करता है किसको? TCP को। ठीक, जनरली ओवर पोर्ट 80 टू सेंड एंड रिसीव डेटा पैकेज ओवर द वेब। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज करता है TCP को, जो कि TCP को यूज करता है। ठीक है, पोर्ट 80 से, अब पोर्ट 80 क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में है। जैसे जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको पोर्ट भी समझ में आ जाएगा।
ठीक। अब देखिए HTTP को काम दिया गया कोई, उसने क्या कहा कि जैसे मान लेते हैं बड़ा भाई, तो HTTP बड़ा भाई हो गया और TCP छोटा भाई हो गया। बड़े भाई को कोई काम बोला गया तो उसने छोटे भाई पे डाल दिया कि ठीक है जाओ तुम दुकान से सामान ले आओ। तो ठीक कुछ ऐसा ही HTTP भी करता है। HTTP से जब हम लोग कुछ भी डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं तो वो TCP पे डाल देता है कि भाई तुम करो। तो HTTP को मेन अगर देखा जाए डेटा को कौन काम लाने और ले जाने का काम कर रहा है तो HTTP है, पर HTTP करवा किसके थ्रू रहा है, तो ये TCP के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें आगे बात कर लेते हैं मेल या SMTP। ठीक, SMTP भी आपका एक प्रोटोकॉल है जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं POP क्या है ये। तो प्रोटोकॉल हमारा ये जैसा कि यहाँ पे कह रहा है SMTP ट्रांसफर द मेल्स। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे कह रहा है सिंपल, इसका नाम ही है SMTP, शॉर्ट फॉर्म में इसको SMTP भी बोल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SMTP, कह रहा है SMTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स द मेल फ्रॉम सेंडर्स कंप्यूटर टू द मेल बॉक्स प्रेजेंट ऑन रिसीवर मेल सर्वर्स। SMTP प्रोटोकॉल काम करता है किसके किसके बीच में, कि जिसको मेल, जो मेल भेज रहा है और जिसको मेल भेजी जा रही है, उनके बीच में ये मेल बॉक्स के रूप में काम करता है। ठीक, फिर POP3 की बात कर लेते हैं। POP, ठीक, POP तो हम लोग देख चुके हैं ना यहाँ पे। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल आप लोग जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ओ लेवल में के सेकंड पेपर में ज्यादातर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं। HTTP, SMTP, पोस्ट, पोस्ट मतलब ये POP, ठीक है, और TCP IP, ऐसे कई तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कम से कम ओ लेवल में 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रोटोकॉल के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना मैंने आपको बताया है, ठीक, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का जो भी डेटा है नेक्स्ट। ठीक है, सॉरी मैंने आई थिंक POP के बारे में नहीं बताया। हाँ, तो यहाँ पे POP क्या करता है, POP अलाउज टू रिट्रीव एंड ऑर्गेनाइज मेल्स फ्रॉम मेल बॉक्स और रिसीवर मेल सर्वर। ठीक, और रिसीवर मेल सर्वर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी आप, POP क्या करेगा, ये जब भी आप किसी को मेल भेजेंगे, आज एक मेल भेजा, कल दूसरा मेल भेजा, तीसरा मेल भेजा, अब ऐसे तो ऊपर नीचे मेल हो जाएंगे, हाँ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा। तो POP क्या करता है, जैसे ही आप किसी को मेल भेजेंगे, ठीक, किसी को भी मेल भेजते हैं आप, तो वो मेल बॉक्स में जाएगा और आपके सारे मेल्स को एक ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्थित कर देगा, क्रम वाइज लगा देगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्रमशः भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, और SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, इस पोर्ट नंबर की बात हम लोग आगे करेंगे। और POP का जो पोर्ट नंबर है वो होता है 110। ठीक, चलिए खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। अब देखिए न्यूज़, ये कोई न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं है जो हम लोग टीवी पे सुनते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, हालांकि है ये वही न्यूज़। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कह रहा है द नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी NNTP, यानी NNTP is an application protocol used for transporting net news articles या नेट न्यूज के लीजिए between news servers and for reading and posting articles by end user client applications। नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, जो एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। वो एप्लीकेशन क्या है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए एप्लीकेशंस क्या है। जैसे चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे किसी भी तरह का कोई ऐप ही को तो बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन। हाँ तो ठीक है, वही इनका यूज करा जाता है
न्यूज सर्वर के बीच यूजनेट समाचार को लिखने के लिए, ठीक, और उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब उसको भेजने के लिए, लाने और भेजने और रिसीव करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी न्यूज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस न्यूज यानी एनएनटीपी का प्रयोग करा जाता है। और अंत उपयोगकर्ता क्लाइंट एप्लीकेशन द्वारा लेख पढ़ने और पोस्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए न्यूज क्या है। न्यूज जो हम तक आ गई, हम उसमें कोई सुधार तो करते नहीं है ना, या उसमें फिर हम लोग जैसे हमारे क्रोम पे न्यूज भेजता है कि आज का मौसम इतने डिग्री सेल्सियस रहेगा, बारिश इतनी रहेगी, या किसी और तरह की न्यूज नोटिफिकेशन आया करती है ना, तो क्या हम उन नोटिफिकेशन का रिप्लाई करते हैं कि नहीं आज तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, हाँ आपने गलत न्यूज दी, ऐसा है नहीं है। तो ये जो नेटवर्क, ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भेजे जाएंगे, आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना कि इस पे कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ना कि इस पे आप कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए आपका जो मेन है वो आ गया है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ठीक है, डोमेन नेम क्या है इसके बारे में भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग डोमेन नेम पे। हम्म, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। कह रहा है डोमेन नेम इज द एड्रेस दैट यू टाइप इनटू योर वेब ब्राउजर एड्रेस बार टू गेट अ वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है, ये एक एड्रेस होता है जो कि हम लोग अपने एड्रेस बार पर टाइप करते हैं। डोमेन नेम एक एड्रेस होता है जो हम अपने एड्रेस बार पर टाइप करते हैं, ठीक, जिससे कि हम लोग एक वेबसाइट पर जा सकें या एक वेबसाइट को ओपन कर सकें। अब देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे ब्राउजर पे जाके, ब्राउजर पे गया, इसको कट करता हूं, ठीक, इसको भी कट करता हूं यहाँ से, ठीक है, फिर से आपको दिखाता हूं ठीक तरीके से। जैसा ही मैंने क्रोम खोला, अभी तो देखिए कुछ नहीं है। अब मुझे अगर किसी भी वेबसाइट को सर्च करना है, जैसे कि सरकारी रिजल्ट को ही सर्च कर लेते हैं, अगर उस सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को सर्च करना है तो पहले मैं उसका नाम दूंगा ना, यहाँ पे नाम लिखूंगा ना। चलिए ठीक है, तो जो ये नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सरकारी, ठीक है, और रिजल्ट, तो जो ये सरकारी रिजल्ट नाम लिख रहे हैं यही हुआ डोमेन नेम। अब जहां पे लिख रहे हैं वो एड्रेस बार हो गया, ठीक, और जो जो नाम लिख रहे हैं वो हो गया डोमेन नेम। तो आप समझ में आ गया होगा डोमेन नेम क्या है, ठीक, चलिए अच्छा है, समझ में आ गया। डोमेन नेम हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेन नेम इज www.yahoo.com। अब देखिए यहाँ पे yahoo.com, जो याहू लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है, ये आपका डोमेन नेम हो गया, ठीक। अ डोमेन नेम इज यूनिक टू अ वेबसाइट, दैट मीन्स नो टू वेबसाइट कैन हैव द सेम डोमेन नेम। अब देख लीजिए, अब सेम नाम की वेबसाइट्स आपको नहीं मिल सकती हैं। अब देख, सभी लोग अपना अपना अलग नाम क्यों रखते हैं, हर एक ऐसा कि नहीं है कि सबका अलग अलग नाम। किसी ने सोचा कि चलो हम इसका नाम जोमेटो रख लेते हैं, फिर किसी दूसरे ने भी सोचा चलो हम भी अपनी कंपनी खोलते हैं, उसका नाम भी जोमेटो रख लेते हैं, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, इससे काफी सारी कंफ्यूजन होगी और ये इलीगल भी होगा। एक जैसा नाम रख के आप नहीं चला सकते हैं। अगर एक जैसा नाम रख के किसी दो वेबसाइट्स को चलाएंगे तो आप पे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। जिसने अपनी वेबसाइट्स को रजिस्टर कराया होगा वो तो बच जाएगा, और आप डुप्लीकेट नाम लेके चला रहे होंगे, आप अनऑथराइज्ड होंगे, आपको तुरंत केस कर दिया जाएगा, आप पे कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, ठीक है। होप, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेब सर्वर, चलिए अब आया है आपका अच्छा सा टॉपिक, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर, a web server is a remote database which provide information to which provide informations to the user via web browser
रिक्वेस्टेड। अब मान लिया कि आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, पहले वो वेबसाइट बनी तो हो, तब तो उसको सर्च कर पाएंगे। अदरवाइज आप कहाँ सर्च कर पाएंगे उसको? सर्च कर पाएंगे नहीं ना। ठीक है, तो जैसे मान किसी भी वेबसाइट को बनाना, ठीक, और वो वेबसाइट जहां पे अपलोड होती है, या उस वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है, उसे ही हम लोग वेब सर्वर बोल देते हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, गूगल के बारे में बता दूं, गूगल का जो सर्वर है वो उसका डेटाबेस है। हम लोग वहीं से किसी भी तरह की जानकारी को लाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ गूगल का जो वेब सर्वर कैसा है, डेटाबेस कैसा है। ठीक, जो उसका डेटाबेस है वही उसका वेब सर्वर है। आ जाइए हम लोग देख लेते हैं कि सर्वर एक्चुअल मायने में, कि मैं बार बार सर्वर बोल रहा हूँ, ठीक है, वो है क्या। तो जो मैं वेब सर्वर बोल रहा हूँ वो है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिख दिया कि डेटाबेस ऑफ गूगल। जैसे ही गूगल का डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, इसकी इमेजेस को देख लेते हैं। ये देखिए, जो ये आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स या इस तरीके की चीजें, ये गूगल का डेटाबेस है। यही, इसी को सर्वर बोल दिया गया है। अब आप जब भी गूगल पे जाके किसी भी चीज के बारे में सर्च करते हैं ना, तो वो यहीं से उठा के रख लेता है। एक ऐसी वेब सर्वर क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर भी किसी चीज के बारे में कोई जानकारी स्टोर करी गई हो। अब कैसी जानकारी है, किसी भी टाइप की हो सकती है। देखिए, अब बता देता हूं मैं आपको एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आप अपना सिस्टम यूज करते हैं, अब आपने अपने सिस्टम में या अपने फोन में एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें आपने अपने सभी फोटोज या नोट्स को रखा है। तो वो आपका डेटाबेस हो गया, आप उसे जब चाहें तब यूज कर सकते हैं, जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अपने फोन का ही। तो कुछ इसी तरीके से गूगल ने भी किया है। क्या किया है, उसने अपने डेटाबेस बनाए हैं, उसमें दुनिया भर की जानकारी को रख रखा है। दुनिया भर की जानकारी को रख रखा है और जो करंट जानकारी है उसको भी अपडेट करता रहता है। आप गूगल पे जाएंगे, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। और क्या करा है कि हर एक कंट्री को अपने इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है, अपने इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो इसी को हम लोग वेब सर्वर मान लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, कह रहा था कि वेब सर्वर एक रिमोट डेटाबेस है। डेटाबेस मैंने दिखाया, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और हम वहां पे जाके अपने काम का डेटा ले सकते हैं, बस वही वेब सर्वर हुआ। किस कंपनी का होता है वेब सर्वर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक चीज का अपना एक अलग सर्वर होता है। मैंने गूगल का दिखाया अभी आपको, ये उनका वेब सर्वर है, ये उनका डेटाबेस है। असल मायने में डेटाबेस को ही वेब सर्वर बोल देते हैं। ठीक, अब वेब सर्वर बोलते क्यों हैं, क्योंकि हम वहां से किसी भी वेबसाइट के माध्यम से डेटा को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम में, इसलिए उन्हें वेब सर्वर बोल दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है वर्किंग विद वेबसाइट। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।